ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से लड़ाई में व्यापक पैमाने पर जांच, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक संपूर्ण जानकारी पहुंचाना आवश्यक। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक सामग्रियों के छत्तीसगढ़ में ही उत्पादन और निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस के निर्देश दिए। और बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एक जवान शहीद, एक अन्य जवान घायल। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने तथा स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया है और कहा है कि लोगों को समुचित तथा सही जानकारी देना ही महामारी से निपटने का प्रमुख हथियार है। प्रधानमंत्री ने आज कोरोना महामारी से निपटने में अपने सफल अनुभवों को साझा करने के लिए राज्यों और जिलों के फील्ड अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि स्वयं कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद कई अधिकारियों ने लोगों की सेवा जारी रखी। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण कई अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा देने के मार्ग को ही चुना। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने नए विचार देने को कहा, ताकि उनके नए सुझावों को महामारी से निपटने की योजना में शामिल किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समस्याएं हैं और उनके अलग अलग तरह के समाधान निकालने की जरूरत है। श्री मोदी ने लोगों की समस्याओं का हल समुचित तरीके से निकालने के लिए फील्ड अधिकारियों के काम की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि देश में ग्रामीण इलाकों में प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जा रही है। जिलाधिकारियों को फील्ड कमांडर बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने महामारी से निपटने में स्थानीय कंटेनमेंट जोन में कारगर ढंग से नीति बनाकर काम किया। आपके जिले की सफलता बाकी जिलों के लिए एक उदाहरण बन सकती है, उनकी भी मदद कर सकती है। कोरोना से निपटने के लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी हमें एडॉप्ट करते चलना है। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है। उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक इस आयु वर्ग के 4,77,000 से अधिक युवाओं को टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश को इस आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए अब तक कुल 7,97,000 डोज की आपूर्ति हुई है, जिन्हें सभी जिलों को वितरित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों में 4 वर्गों के टीकाकरण के लिए टीके उपलब्ध हैं। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के युवा टीकाकरण के लिए राज्य शासन के वेब पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस आयु वर्ग के लिए एक ही टीकाकरण केंद्र पर अलग अलग वर्गों के लिए बनाए गए साइट्स पर टीके की बर्बादी रोकने के लिए वायल में बचे हुए टीकों को आपस में साझा किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक सभी वर्गों को मिलाकर 65,48,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सीजी टीका वेब पोर्टल में अब तक 10,28,000 से अधिक नागरिकों ने टीकाकरण के लिए पंजीयन कराया है। आज करीब 3,19,000 से अधिक लोगों का पंजीयन वेब पोर्टल के माध्यम से किया गया।
इस बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि टीकाकरण केन्द्र पर बची हुई वैक्सीन का इस्तेमाल करें। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए राज्य शासन के वेब पोर्टल में हितग्राहियों का पंजीयन किया जा रहा है। जिले के सभी चॉइस सेंटरों में निःशुल्क पंजीयन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के हितग्राही स्वयं ही मोबाइल फोन, कंप्यूटर के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड की ग्राम पंचायत भैंसमुंडी में 45 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष से अधिक दोनों आयु वर्ग के 100% ग्रामीणों को कोरोना टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। इस उपलब्धि के लिए कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत के सरपंच सहित सचिव, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। इसी तरह राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव और ग्रामीणों के टीकाकरण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं लगातार गांव का भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर रही हैं। खैरागढ़ के ग्राम कुम्ही में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना लक्षण वाले मरीजों की जानकारी लेकर उन्हें कोरोना जांच करवाने के साथ ही टीकाकरण के लिए भी प्रेरित किया। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के योगदान की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने घर घर जाकर प्रदेश के करीब 25 लाख ग्रामीण परिवारों से निरंतर संपर्क किया और उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने लगभग 4.5 लाख सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों का चिन्हांकन किया। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 6,577 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 9,19,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 96,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 149 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं रायपुर जिले के सभी जनपद पंचायत मुख्यालयों में ग्रामीणों की मदद के लिए कोविड-19 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम के माध्यम से ग्रामीण कोरोना संक्रमण, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण, अस्पताल में भर्ती और शव के अंतिम संस्कार संबंधी जानकारी तथा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कंट्रोल रूम से माध्यम से नागरिकों को सही टीकाकरण की जानकारी भी दी जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी अस्पतालों में माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस सुनिश्चित करते हुए हर सप्ताह इसका प्रतिवेदन राज्य सर्विलेंस इकाई को भेजने कहा है। परिपत्र में कहा गया है कि अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती मरीजों में दूसरी तरह के संक्रमण होने के प्रकरण सामने आए हैं। इस पर नियंत्रण के लिए सभी अस्पतालों का माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस जरूरी है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 14,82,000 से अधिक कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को दवाइयों की किट वितरित की गई है। इधर बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के लोगों को स्थानीय स्तर पर कोरोना उपचार की सुविधा मुहैया कराने के लिए 24 बिस्तरों वाला प्राथमिक कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। यह सेंटर पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में 15 ऑक्सीजन बेड और 19 आइसोलेटेड बेड के साथ तैयार किया गया है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए विभिन्न संस्थान और लोग सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कोरबा जिले की कुछ महिलाओं ने कोरोना पीड़ित परिवारों को 2 वक्त का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। ये महिलाएं अब तक 10,000 से अधिक खाद्यान्न पैकेट का वितरण कर चुकी हैं। वहीं बलौदाबाजार जिले के कसडोल में लॉकडाउन के दौरान जिला पंचायत के सभापति द्वारा संचालित कसडोल की रसोई भोजन सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था द्वारा प्रतिदिन करीब 150 लोगों को पका हुआ भोजन घर घर पहुंचाकर दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश में बस्तर ऐसा पहला जिला है जहां विक्षिप्त दिव्यांग और थर्ड जेंडर को कोरोना का टीका लगाया गया है। जिले के चिरईपदर स्थित आशीर्वाद पुनर्वास केन्द्र में थर्ड जेंडरों का टीकाकरण किया गया है। इसके साथ ही यहां 124 मानसिक दिव्यांग और गंभीर रूप से निःशक्त जनों को भी कोरोना का टीका लगाया गया। इसी तरह जगदलपुर के स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बच्चों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इसके तहत शिक्षकों द्वारा बच्चों को जहां चित्रकला की बारीकियां सिखाई जा रही है, वहीं पॉजिटिविटी पर ऑनलाइन वेबिनार भी आयोजित कराया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक सामग्रियों के राज्य में ही उत्पादन और निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए राज्य की औद्योगिक नीति में भी जरूरी संशोधन करने के साथ नए प्रावधान किए जाएंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में लिया गया। राज्य सरकार की कोशिश है कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए जिन सामग्रियों की जरूरत पड़ रही है, उनका अधिक से अधिक निर्माण राज्य में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किया जाए। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय भी लिया है कि प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अब खरीफ सीजन 2021 में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, कपास, सनई, जूट के साथ साथ कृषि, वानिकी और गन्ना फसल को भी शामिल किया जाएगा। इस योजना में सभी श्रेणी के भूमि स्वामी और वन पट्टाधिकारी किसान पात्र होंगे। किसान न्याय योजना के तहत कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि स्वामी कृषक को प्रथम 2 वर्ष के लिए 9,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से 4 किस्तों में आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत खरीफ 2020 में धान फसल के पंजीकृत किसानों और धान बीज उत्पादक किसानों को 5,837 करोड़ रूपये की राशि 4 किस्तों में दी जाएगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री पौधरोपण प्रोत्साहन योजना के तहत निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों और ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से माता पिता को खो चुके बच्चों की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी और पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। कैबिनेट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चने की आपूर्ति के लिए नाफेड के माध्यम से 5,600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से चना खरीदने का निर्णय लिया गया। वहीं मई और जून महीने के लिए अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित अन्नपूर्णा और निराश्रित कार्डधारियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए 10% के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्ग प्रबंधन के लिए डिप्टी कलेक्टर के संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नति में छूट भी प्रदान की जाएगी। कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया है कि गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 के लिए किसानों को FRP की अंतर राशि 84 रूपये 25 पैसे प्रति क्विंटल की दर से आदान सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों में क्रय किए गोबर से अतिशेष सुरक्षित रखे गोबर का वैकल्पिक विधि से सामान्य गोबर खाद ऑर्गेनिक मैन्योर का निर्माण स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। सामान्य गोबर खाद का विक्रय 6 रूपये प्रति किलो की दर से और प्रति किलो लाभांश राशि में से 90 पैसे संबंधित स्व सहायता समूह को मिलेगा। प्रदेश में ब्लैक फंगस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने सभी थोक दवा विक्रेताओं को इसके इलाज में उपयोग होने वाले पोसाकोनाजोल तथा इंफोटेरेसिन बी के वितरण की जानकारी विभाग को देने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए इन दवाओं का युक्तिसंगत वितरण आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश के सभी लाइसेंसधारी थोक दवा विक्रेता इन दवाओं का वितरण विभाग को दिए बिना न करें। इसकी जानकारी नहीं दिए जाने पर संबंधित दवा विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस से पीड़ित 76 प्रकरण सामने आए हैं। इन मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में इन मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध है। प्रदेश में ब्लैक फंगस का इलाज सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जाएगा। बीजापुर जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक अन्य जवान घायल हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक कुटरू थाना क्षेत्र के ग्राम गट्टापल्ली में पुलिया निर्माण कार्य में सुरक्षा में लगे जवानों को निशाना बनाते हुए माओवादियों ने 2 आईईडी विस्फोट किए, जिसकी चपेट में आने से एक प्रधान आरक्षक शहीद हो गया। घटना में घायल एक अन्य जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच बस्तर आईजी सुंदरराज पी और सीआरपीएफ के डीआईजी कोमल सिंह ने बीजापुर और सुकमा जिले के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक के साथ आज सुकमा जिले के सिलगेर कैंप का दौरा किया। इस गांव में कल हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके से सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा का परिणाम कल सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। महासमुंद में कथित भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने वाले महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी की सुरक्षा और मामले की जांच को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम के अलावा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं 25 मई से शुरू होंगी। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। कोंडागांव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश के लिए 10 जून तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। ओडिशा राज्य में लॉकडाउन के मद्देनजर विशाखापट्टनम और रायपुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का परिचालन 24 मई से 1 जून तक रद्द कर दिया गया है। राजनांदगांव में जिला किसान संघ ने आज कृषि उपज मंडी खोलने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं जिले में पिछले दिनों बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है। और महासमुंद जिले में पुलिस ने तेंदुकोना थाना क्षेत्र के ग्राम समहर स्थित एक फार्म हाउस में छापा मारकर जुआ खेल रहे कुछ लोगों के पास से 41 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से लड़ाई में व्यापक पैमाने पर जांच, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक संपूर्ण जानकारी पहुंचाना आवश्यक। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक सामग्रियों के छत्तीसगढ़ में ही उत्पादन और निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस के निर्देश दिए। और बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एक जवान शहीद, एक अन्य जवान घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।